A very, very good morning to all of you. Arpit, Danish, Mahi, Prince, Ujjwal, सत्यम, सौम्योजीत, अंजलि, आदित्य, वंश, अनिरुद्ध। हाँ, बच्चे कह रहे हैं आपने गुड मॉर्निंग कह दिया जबकि गुड इवनिंग है। अरे एक ही बात है, कुछ गुड तो है। इवनिंग है कि मॉर्निंग है, क्या दिक्कत है? ऋषभ, इशप्रीत, निखिल, प्रिंस। हाँ, मैं प्रिंस बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप? हाल चाल ठीक ठाक है। अभिषेक, आदित्य, रुपेश, अत, अ, 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 तनु, तनु बोल देता हूं मैं आपको। अभी, उदित, प्रीति, आमिर, नीरज, रमन। हाँ, कृतिका कह रहे हैं रिजल्ट नजदीक है। दिल धुक धुक करे, घबराए। कब आ रहा है रिजल्ट भाई? संडे को आ रहा है कि मंडे को आ रहा है सुबह? रिजल्ट कब आ रहा है? तो 7 को या 8 को? तो 7 कल ही तो है शायद, मेरे ख्याल से 7 क्या कल नहीं है? कल 7 नहीं है क्या? ओके सॉरी, मुझे लगा था कल आ रहा है। ओके ओके, तो परसों आ रहा है। परसों आएगा शाम को या फिर आएगा ट्यूसडे को आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप अपना रिजल्ट की तैयारी करें। और इधर से यूट्यूब पे ऑलिव, शैलेंद्र, शेखर, नितेश, दक्ष, स्वाति, दीपक, अशोक, जयंत। हाँ भार्गव, सब कुछ दिख रहा है, चैट वैट सब दिख रहा है। तो आज हमने अपने पास इस स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके इसे पैकअप कर देना है। हाँ, डाकू मंगल सिंह, यूट्यूब पे नाम देखो क्या है, डाकू मंगल सिंह। कई बार तो अजीब लगता है, मतलब ये सीए कर रहे हैं, डाकू मंगल सिंह। हमारी क्लास के बच्चे का नाम है डाकू मंगल, यूट्यूब पर क्लास ले रहा है डाकू मंगल सिंह। तो मुझे फटाफट से बताइए। तो गौरी ने कहा क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं एक काम करूं, मैं क्या लिख लूं एक बार? कोई भी रफ पेज ले लेते हैं। दिखाओ जी। तो बताओ भाई फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 की थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21। अशोक उन्होंने भी असल में यूट्यूब पे बाद में आते हैं, उससे पहले ही सबने लिखवा दिए। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का ए, 27, 16 और 4, इतना तो होमवर्क ही नहीं था। 27वां, 27वां से ऊपर लिख दिया था, तो दोबारा लिखने का फायदा नहीं है। अच्छा चलो, 4 नंबर नहीं लिखा, 4 तो उसमें से पहले लिखा हुआ है। कृतिका के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। नरेंद्र को कुछ डाउट आ रहा है। नरेंद्र, तुम्हारी क्वेरी वाले क्वेश्चन इसमें आ गए कि नहीं आए? आदित्य 27 बी, तो 27 लिख ही दिया ना, पूरा आ गया आदित्य। चलिए जी, तो हम चलते हैं। अब हम अपने पास सबसे पहले तो यू अरे यार, इसकी तो बैटरी चार्ज नहीं कर रखी है। लिक्विड क्लासेस, AS7। चलिए जी, और ये आ गया हमारा टॉपिक। चलो भाई। तो हम अपने पास इसको ऐसे कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाएगी। चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए और देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, PNQ Associates undertake a construction contract, the details of which are provided as follows. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 40 लाख, कॉस्ट इनकर्ड है 3 लाख, फ्यूचर कॉस्ट टू कंप्लीट है 30 लाख, वर्क कंप्लीटेड है 10%. द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम्स अगो एंड देयर इज अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम. अगर आपके पास आउटकम अनसर्टन हो,
तो अर्जुन क्या करना पड़ेगा अगर कोई अनसर्टेनिटी है इन रिलेशन टू आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? तो क्या ऐसी स्थिति में जो कॉस्ट इनकर्ड है यही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बन जाएगा? यही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बन जाएगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। PQ is certain that it would be able to recover the cost। कहता है PQ को आगे लगता है कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। ज्ञान की ज्योत जलाते चलो, आंसर मुझको बताते चलो। बताओ भाई फटाफट से, मैं पेपर में लिख कर आऊंगा सॉल्यूशन नंबर 4, लिखूंगा रुपए 3 लाख, और इंस्टीट्यूट इसे देख के बहुत खुश होगा। वो कहेगा हाँ उस्ताद खुश हुआ। क्या इतने से बात बन जाएगी या आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है? तो मुझे फटाफट से बताओ। हाँ पूनम कह रहे हैं कि आप सारा सिलेबस लाइव कराओगे। तकरीबन 30 क्लासेस जो होंगी वो अभी हमने मई में जो कंप्लीट किया बैच उसकी होंगी। ओके, जो हमने मई में कंप्लीट किया वो टॉपिक सेम है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तकरीबन 70 क्लासेस लाइव होंगी जो मैं आपके साथ लूंगा। 70 क्लासेस लाइव होंगी, 30 क्लासें आपको घर पे देखनी होंगी। और इतना जरूरी भी होता है, थोड़ा सा क्या है ना, कई बार मुझे छुट्टी वुट्टी करनी पड़ जाती है तो हो जाता है। चलिए जी। शिवम, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स किस बारे में जिक्र करना चाहते हैं? फटाफट से बताओ किस बारे में जिक्र करना चाहते हैं। वंश प्रॉब्ली मंडे को मिल जाएंगे आपको। हम अनसर्टेनिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। वेन एवर देर इज अनसर्टेनिटी इन आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू नॉन रिलायबल। बताओ क्या चीज नॉन रिलायबल होती है? मैं भूल गया था। कब आउटकम अनसर्टन होती है याद ही नहीं आ रहा। व्हेन क्या करेंगे? व्हेन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड कांट बी रिलायबली कैलकुलेटेड। और दूसरा क्या था? फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन can't be calculated या estimated। और when it is probable that outflow will not flow to entity or contract revenue is not reliable। तो इसे क्या बोलते हैं? फटाफट से बताओ इसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में 5 to 10% रिटेंशन भी होता है। हाँ मोहम्मद रफी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रिटेंशन होता है। जैसे क्वेश्चन किया था ना पिछली क्लास में, उसमें शायद 1500 रिटेंशन थी। वो कुछ भी हो सकता है, वो दोनों पार्टीज की आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। चलिए तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं? इन दीज केसेस रेवेन्यू विल बी इक्वल टू कॉस्ट incurred will be equal to cost incurred in the given case। क्या आप मुझसे आंसर लिखना सीख रहे हैं? जल्दी से बताओ हाँ के ना। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको जी मुझे 3 लाख रुपए निकालना आ गया। 3 लाख से मेरा कोई फायदा ना होगा। आप भी इस बात को पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि आप ये नहीं कह सकते सर मैंने 3 लाख लिख दिया। भाई 3 लाख से रैंक नहीं आएगा। रैंक लाना है तो आपको उसे फूलों से सुसज्जित गुलदस्ता बना के आंसर देना होगा। ओके। मैं शायर
तो नहीं, पर मैं आपको शायरी वाली बातें बताता रहता हूं। इन द गिवन केस, अब कंपनी के अंदर बताओ नाम क्या था, मेरा आईपैड बंद हो गया और आज मेरे को एक प्रॉब्लम भी है। भाई इस आईपैड को अगर चार्ज नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पी क्यू एसोसिएट्स, पी क्यू एसोसिएट्स has contracts whose outcome is uncertain. In this case, company should recognize revenue of rupees 3 lakh, which is equal to cost incurred. Hence, profit or loss will be, बताना प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस विल बी जीरो। वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, पेपर में जब इतना लिख लोगे तो क्या पेंसिल से अंडरलाइन कर दो कुछ बातों को। आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टन, रेवेन्यू विल बी इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड, और यहां पर क्या? कॉन्ट्रैक्ट हुज आउटकम इज अनसर्टन, तो 3 लाख इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड रेवेन्यू, प्रॉफिट विल बी जीरो। क्या आपको पता चल गया? अब मुझे ये बताइए, इस आंसर में एक ही कमी है, पता क्या? हैंड राइटिंग गंदी है, बाकी सब कुछ ठीक है। क्या ये काम आप खुद कर सकते हैं? फटाफट से बताइए। हैंड राइटिंग थोड़ा जूम आउट कर लो, हैंड राइटिंग को आप इंप्रूव करिएगा, बाकी इस तरह से पेपर में लिख कर आना है। अच्छा, आप पेपर में रेड पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं क्या? ऐसे आंसर लिखने में स्नेहाशीष कह रहे हैं इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, बट वही तो करना है स्नेहाशीष। अगर मैं आपको हर एएस में दो दो तीन तीन आंसर लिखाऊंगा तो जानते हो 4 एएस के बाद तुम परफेक्ट हो जाओगे आंसर लिखने के लिए। ओके, तो हम इस तरह से लिखेंगे, और पेपर में अपने पास आप रेड पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ब्लैक पेन यूज करेंगे और ब्लैक पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, वंश कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अनरिलायबल के अंदर क्या मतलब है? जो कॉन्ट्रैक्ट रिलायबल नहीं है तो आप रेवेन्यू क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हो? तुम्हारी प्रूडेंस के तुम्हें रोकेगी ना कि तुम्हारा रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, पिपरा आप पेपर में आप ब्लू कर सकते हैं कि नहीं वो बाद में देखना, मैंने आपको बताया ब्लैक पेन होता है, बाकी फिर भी आप कर सकते हैं कि नहीं आप पढ़ लेना उसकी कंडीशंस को। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, मेरी जानकारी ब्लैक पेन तक सीमित है। तो हमने कहा ये हमारे पास एक एस्पेक्ट था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, चलते जाएं। 24% रह गई है मेरे बैटरी। रिटेंशन का मतलब होता है डेटर। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? A firm of contractor obtained a contract for construction of bridge across river Revati. The following details are available in the records kept for the year ended 31st March 2001. उन्होंने ये आपको जानकारी दे रखी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है 1000, वर्क अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड भी उसने बता रखा है आपको, फर्दर कॉस्ट भी बता रखी है, प्रोग्रेस पेमेंट भी बता रखी है। ये टू बी रिसीव्ड इसे क्या बोलते हैं? फटाफट से बताओ। इसी को बोलते हैं रिटेंशन। एक दो बच्चे बोल रहे थे रिटेंशन क्या होती है, तो रिटेंशन मतलब जो पैसा रुका हुआ है, रुका हुआ पैसा। ये नहीं लगेगा भाई, ये तो सी यूएसबी सी वाला हो गया ना, दूसरा वाला लगेगा। मेरे केबिन से निकाल लो, ये वही वाला है क्या? हाँ, तो ये ले आओ। नहीं नहीं, सॉरी, सी वाला लगेगा, सॉरी सॉरी, सी वाला लगेगा। तो सी वाला इसमें तो वो लग गया ना, अब इसमें कैसे लगाऊं?
ओह अच्छा। तो बड़ा चक्कर है। The firm seeks your advice and assistance in presentation of accounts, keeping in view the requirements of। अच्छा, आपको इसने क्या मांगा है? फटाफट से बताओ क्या मांग रहा है? प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स की इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? मुझे फटाफट से बताना। डिस्क्लोजर्स में क्या क्या होता है? क्या क्या डिस्क्लोजर होता है? फटाफट से बताओ क्या क्या डिस्क्लोजर होता है? मैं इसको बंद करके अपने इसको चार्जिंग पे लगा दूं दोस्त? तो आप इसको हटवा दो और ये मैंने इसके अंदर चार्जिंग का पोर्ट लगा दिया, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर चार्जिंग हो नहीं रही, लेकिन हाँ शुरू हो गई। चलिए भाई, अब मुझे दिखा दीजिए। चलो भाई ठीक है, वो थोड़ा चार्जिंग भी होता रहेगा, मैं आज चार्ज करना भूल गया ना। तो मुझे फटाफट से ये बताइए कि हम क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मांग रहे हैं आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मांग रहे हैं आपसे? डिस्क्लोजर्स। तो क्वेश्चन 7 में वो आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स फॉलोइंग। डिस्क्लोजर्स को क्या मैं प्रेजेंटेशन कह सकता हूं? प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। तो क्या मुझे कुछ प्रेजेंटेशन करनी है तो मुझे फटाफट से बताओ क्या क्या करना है। क्या मुझे सबसे पहले अपने पास यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं लिखूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओ, अभी इसका पता नहीं। फिर आएगी कॉस्ट इनकर्ड, पता नहीं। तो उसके बाद निकालेंगे इसका प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को भी देखते हैं बाद में। क्या ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं? द आंसर इज यस, सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं, यानी कुछ कुछ टुकड़े। क्या चार्जिंग भी हो रही है साथ में? ओ माय गॉड, थैंक यू। अच्छा, तो अब मुझे बताइए इसके बाद हम कौन कौन से नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं? कौन कौन से नोट्स बनाते हैं? क्या नोट्स में नंबर 1 हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वाइज। वैसे एक बात बताओ, अगर मान लो एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वही यहां आएगा वही यहां आएगा। हाँ, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहां कई आएंगे यहां एक आएगा। बात समझ में आती है? तो लेकिन यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। और मुझे बताइए, तो यहां पर मैं अपने पास अमाउंट भर दूंगा। और मुझे क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड। और मुझे क्या चाहिए? थर्ड स्टेज ऑफ कंप्लीशन। और मुझे क्या चाहिए अपने पास? ग्रॉस डेटर्स, ग्रॉस क्रेडिटर्स। क्या मुझे अपने पास रिटेंशन या एडवांस के उन्होंने पैसे ज्यादा दिए हुए हैं या कम, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ। प्रोग्रेस बिलिंग, क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा अपने पास? द आंसर इज यस। मुझे ये बताओ इस सवाल के अंदर ये सब चीजें करनी है तो मुझे पहले डाटा प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी तो मैं बना पाऊंगा। तो मैं एक काम के लिए उसको रब करना है तो प्रिंट आउट ले लूं उसका मैं। अरे वो कहां चला गया? आज तो हालचाल खराब है। आज हालचाल हमारा खराब है। वो कैमरा लगाना भूल गए फोटो खींचने के लिए। 2 मिनट रुको अब, ठीक है? मेरे को, मैं कट रहा हूं, जरा ठीक कर दीजिए। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आराम से करो, टेंशन है बताओ। तुम बताओ सब ठीक ठाक हो? मंदिर मंदिर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? रिजल्ट आ रहा है तो मंदिर मंदिर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आज शनि मंदिर कौन कौन जा रहा है? ठीक है ना, आज तो शनि मंदिर जाना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, अभी तो जरूरी है। ठीक है। हाँ। बस वो कैमरा लगा रहे हैं, 1 मिनट लगेगा। और हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैं मंदिर में ही क्लास ले रहा हूँ आज, वेरी गुड। ठीक है, मंदिर में ही क्लास लो, बड़ी अच्छी बात है। बच्चा कह रहा है मैं हनुमान मंदिर जाऊंगा आज, बहुत अच्छी बात है, हनुमान मंदिर जाना ही चाहिए तुमको, ठीक है।
और चलिए और कृतिका को आई फ्लू हो गया, ओ माय गॉड। और इसके अलावा ग्रॉस लेटर क्रेडिटर दोबारा बता देना, फिर बता देंगे, बस एक बार इसका हो गया तो मैं हटता हूं, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। रिटेंशन के आगे एडवांस लिखा है मैंने, तनिषा, एडवांस। ओके, हो गया। चलिए जी, तो मुझे अब ये बताओ, मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है, सबसे पहले मुझे बताओ, आपको अपने पास सारा काम जो करना था वो कर लो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री, क्या आप बताओगे? ऑफ कंप्लीशन। क्या आपने कुछ एज्यूम किया है? एज्यूम्ड कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू, बताओ जी, कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू किसके बराबर है? कॉस्ट इनकर्ड वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। तो मुझे ये बताओ, देयरफॉर डिग्री कितनी आ गई? कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। बताना जरा फटाफट से। कृतिका मुझे अमाउंट बताना पहले, कितना कितना है? 505 किसी बच्चे ने बोला, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट्स। अब 605 बोला किसी ने, मैं 605 कर रहा हूं इसको। 605 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100, कितना हो गया ये? 55%। तो क्या ये डिग्री को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा? फटाफट से बताइए। हाँ, डिग्री हो गई 55%। क्या वैसे इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी लिखना पड़ता है? हाँ, फॉर ब्रिज क्रॉस रिवर रेवती। अब आपको नहीं करना है, चिंता ना करें, वैसे बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट तो लिखना पड़ता है। मुझे ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा? वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो रेवेन्यू कितने का है? फटाफट से बताना, रेवेन्यू कितने का है? 1000। डिग्री कितने की है? 55%। 550 माइनस कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? ऊपर लिखा था 605। ये तो लॉस वाला सवाल हो गया भाई। लॉस कितने का बन रहा है इसके अंदर? लॉस बन रहा है 5, 55 का लॉस। क्या मुझे प्रोविजन भी बनानी पड़ेगी? प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। मुझे ये बताना कि आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना है? 1000। टोटल कॉस्ट कितनी है? 1100। देयरफॉर टोटल लॉस कितने का है? 100। 55 बना दिया, तो प्रोविजन कितने बनेगी? प्रोविजन कितनी बनेगी? 45। तो आपके पास अल्टीमेटली जो टोटल लॉस जाएगा वो कितना जाएगा? 100। क्या इसको P&L में लिख दें? तो P&L में आ जाओ और मुझे बताओ जी, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखोगे? 550। कॉस्ट इनकर्ड कितने लिखोगे? इतनी। और प्रोविजन क्रिएटेड या अदर एक्सपेंस में आता है, प्रोविजन क्रिएटेड। बताना कितने की प्रोविजन बनाई आपने? 45। तो टोटल लॉस कितने का हो गया? टोटल लॉस कितने का हो गया? 100। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये भी काम कर लिया, इधर भी लिख दें। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने का लिखूं? 550। कॉस्ट इनकर्ड कितने की लिखूं? 605। डिग्री लिख दी है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि इसके अंदर बाकी चीजों को ढूंढना है। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बोला हुआ है कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग का क्या मतलब है? मीनिंग बताओ जरा। प्रोग्रेस बिल मतलब जो पैसा हमने पार्टी से टोटल मांगा, क्योंकि बिल इश्यू कर दिए तो टोटल जितना पैसा मांगा। मुझे फटाफट से बताओ कितना पैसा हमने टोटल मांगा। क्वेश्चन के अंदर उसने आपको जानकारी बता रखी है, उसने कहा अमाउंट रिसीव्ड
कितने का अमाउंट रिसीव्ड है, फटाफट से बताओ। जो रिसीव्ड है मांगा होगा कि अपने आप ही टपक गया होगा रात को? फटाफट से बताओ। मांगा है तो भाई यहां पर तो आएगा ही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 400। और अमाउंट रिटेंशन, रिटेंशन का क्या मतलब होता है? वैसे उसने शायद रिटेंशन यूज किया था कि अमाउंट स्टिल टू बी रिसीव्ड यूज किया था? आई थिंक मेरा आईपैड बंद हो गया, जरा बता दो क्या था। स्टिल टू बी रिसीव्ड, अमाउंट स्टिल टू बी रिसीव्ड, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब बताओ क्या हुआ? रिटेंशन मतलब रोक लेना, मतलब मैं किसी से पैसे मांग रहा हूं और रोक लेना। अर्पित वो चिंता ना करो, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही करना है, ठीक है? वो अब असल में क्या है ना, टोटल लॉस बताते हैं, वो स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। तो अमाउंट ये इसे बोलते हैं रिटेंशन। द वर्ड इज कॉल्ड रिटेंशन। अच्छा, जितना मांगा उससे ज्यादा पैसे दे दे उसे क्या बोलते हैं? जितना मांगा उससे कोई ज्यादा दे दे उसे क्या बोलते हैं? एडवांस। तो एडवांस और रिटेंशन क्या है? उल्टा। जरा मुझे बताना, अब मैंने आपसे पैसे एडवांस में लिए हैं कि रिटेंशन है? मैंने आपसे पैसे एडवांस में लिए हैं कि रिटेंशन है? मैंने एडवांस में लिया है। आप मुझे ये भी तो कह सकते थे, शर्मा जी आधे पैसे देंगे बाकी आधा कोर्स होने के बाद देंगे। बोलो। ऋषभ, ऋषभ आप मुझे बोलो, शर्मा जी आधे पैसे देंगे, ठीक से पढ़ा पाओगे तो बाकी के आधे पैसे भी देंगे। तो इस मैंने कहा हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो आपने मुझे आधे पैसे दे दिए, बाकी आधे पैसे मुझे कब दोगे? जब मैं ठीक से पढ़ा लूंगा। उसको क्या बोलूंगा मैं? क्या बोलूंगा मैं? बोलूंगा मेरा आधा पैसा रिटेंशन में फंसा हुआ है। रिटेंशन मतलब रोका हुआ है कस्टमर ने। ओके, एनीवे, तो टोटल बिलिंग कितनी की होगी? फटाफट से बताओ, टोटल बिलिंग कितनी की होगी? प्रोग्रेस बिलिंग कितने की होगी? फटाफट से बताओ। तो प्रोग्रेस बिलिंग हो गई हमारे पास 550 की। ये आ गया मेरे पास इतने की। अच्छा, बच्चा कह रहा है ये 540 है, सॉरी 540 है। ओके। तो ये है 540। तो मेरे पास यहां पर रिटेंशन कितने की है? रिटेंशन है 140 की। क्या अभी आपके पास एक मुद्दा और रह गया? फटाफट से बताओ कौन सा मुद्दा रह गया? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डेटर। मेरे बच्चों ये बताओ, आप कैसे पढ़ना चाहते हो? लॉजिक के साथ या रट्टे के साथ? लॉजिक का मतलब होता है कि आप उसको समझ के आंसर दे रहे हो और फॉर्मेट से नहीं कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ, इसका फॉर्मूला नहीं चाहिए, मैंने इसका लॉजिक बताया था। ये भाई ग्रॉस डेटर का मतलब क्या है? पहले बताओ ग्रॉस डेटर का मतलब क्या है? ग्रॉस डेटर का मतलब है अनबिल्ड या एक्सेस बिल्ड अमाउंट। अनबिल्ड का मतलब क्या हो गया? काम कर दिया पर बिल नहीं भेजा। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है, कारपेंटर कई बार आके काम कर रहा है पर उसने बिल नहीं दिया? फटाफट से बताओ। आप घर में आकर बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है पर उसने भी बिल नहीं दिया, बिल वो बाद में दे देगा। तो ये बताओ, अगर काम करता जा रहा है, बिल नहीं भेज रहा, उसका कोई एसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा? फटाफट से बताओ। उसका कोई एसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा? उसका एसेट बन रहा है। क्या एसेट बन रहा है? वो आपको बिल भेज के पैसे मांगेगा आपसे, पर अभी नहीं भेजा उसने, अभी नहीं भेजा। तो आप उसको जाके इलेक्ट्रिशियन को बोलना, भैया बिल नहीं भेज रहे, तुम्हारे ग्रॉस क्या बनते जा रहे हैं? फटाफट से बताओ क्या बोलोगे? हमारे ग्रॉस, तुम बोलना तेरे भैया ग्रॉस डेटर खड़े होते जा रहे हैं, बिल क्यों नहीं भेज रहा तू? अच्छा, बिल भेजेगा तो क्या बनेंगे? डेटर के ग्रॉस डेटर। अगर वो बिल दे देगा तो क्या बन जाएंगे? उसने कहा अच्छा मैं अभी बिल देता हूं आपको। उसने जैसे ही बिल दिया वो ग्रॉस डेटर हट गया और क्या बन गया? नाउ ही बिकम डेटर। वो कहता अब मेरे तुम डेटर हो गए। यूर अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, फिर तुमने उसमें से कुछ पैसे दे दिए और कुछ नहीं दिए। जो तुमने नहीं दिए उसको क्या बोलते हैं?
जो पैसे तुमने उस बंदे के नहीं दिए उसे क्या बोलते हैं? रिटेंशन। पर तुम्हें गरीब आदमी था, तरस आया, तुमने कहा ले भैया तो एक्स्ट्रा पैसे ले जा, अभी बाद में हिसाब कर लेंगे। तुमने क्या किया? तुमने एडवांस दे दिया। तो क्या ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल है? अच्छा, अब वो आदमी इतना शैतान था, उसने काम किया ही नहीं और बिल दे दिया, ऐसा भी हो सकता है क्या? काम किया ही नहीं और बिल ज्यादा दे दिया आपको। उसने कहा अरे भाई ये मैं कर दूंगा ना, कल तो आ ही रहा हूं, ये लो बिल दे दो। अब आपको उसने बिल ज्यादा दे दिया, उसकी टर्म्स में बोलो, उसके लिए वो क्या है? वो इनकम थोड़ा ना होनी चाहिए, उसके लिए वो क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि उसने उसके लिए काम किया नहीं अभी तक। मुझे ये बताओ इस सवाल में कितना बिल होना चाहिए था? फटाफट से बताओ। इतने का बिल होना चाहिए था, क्योंकि भाई जितना काम किया है उतने का बिल होना चाहिए था। कितने का बिल तुमने कर दिया? फटाफट से बताओ। प्रोग्रेस बिलिंग, कितने का बिल कर दिया? मेरे बच्चों, अगर तुमने ना ये रट्टा लगाया ना कि इसमें से ये माइनस करना है, तो गलत हो जाएगा। मुझे वादा करो कि तुम ऐसे नहीं करोगे। ढूंढोगे ना वे क्वेश्चन के अंदर कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे अनबिल्ड चाहिए, तो मुझे बताइए अनबिल्ड कितना दिख रहा है? अर्जुन, अनबिल्ड कितना दिख रहा है? 10। तो यहां पे मेरे पास है अनबिल्ड, कितने का अमाउंट है? 10। ये मेरा एसेट है। अच्छा ये बताओ, ये एसेट बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स ये बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा क्या ये लायबिलिटी जो बनाई थी, प्रोविजन, जो प्रोविजन है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगी कि नहीं जाएगी? फटाफट से बताओ। ये भी बैलेंस शीट में जाएगी कि नहीं जाएगी? 45। आप मत लिखना, मैं गलत लिखूंगा, ओके? तो मुझे ये बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट में क्या मेरे पास करंट एसेट्स में डेटर कितने के आएंगे? 140। ये कौन से हैं भाई 140? बताओ जरा, ये 140 कौन से हैं? बिल कर दिया, पैसा नहीं आया। अच्छा ये बताओ ग्रॉस डेटर, अभी मैंने इसको वर्ड ग्रॉस डेटर बोल दिया, तो मैं इसको अनबिल्ड बोलता हूं। अनबिल्ड, मुझे बताओ अनबिल्ड क्या है? 10। इसका क्या मतलब है? फटाफट से बताओ। अनबिल्ड का क्या मतलब है? अनबिल्ड का मतलब है बिल ही नहीं किया, पैसा कहां से आएगा? बिल ही नहीं किया, पर आप कभी बिल करके इसका पैसा ले तो सकते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप मत लिखना, मैं पहले ही बता रहा हूं। मुझे बताओ करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस या फोरसीएबल लॉस, क्या आपने 45 की प्रोविजन बनाई है? तो ये क्या है? आने वाला घाटा। ये बताओ जो आने वाला घाटा है, क्या ये नगद पे होगा? हाँ। कैसे? बाय पेइंग मोर कॉस्ट देन रेवेन्यू। समझ में आई? उतने की कमाई नहीं होगी पर कॉस्ट ज्यादा खर्च होगी, ये भी होगा। गौरव वर्मा जी, ये मुझे 3 बातें पहले हाँ कर दो, ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई तुम्हारे पास तुमने जितना बिल कर दिया वो और पैसा मिला नहीं, ये तुम्हारा एसेट है, ये भी तुम्हारा एसेट है और ये तुम्हारा लायबिलिटी है। गौरव वर्मा फटाफट से बताओ यस और नो, तभी मैं आगे चलूं। गौरव कह रहा है ये ठीक है। गौरव, इन दोनों को जोड़ करके अगर डेबिट ज्यादा निकले तो ग्रॉस डेटर बोलते हैं। आहा, तो मुझे बताओ ग्रॉस डेटर में एक चीज होती है कि 2 चीजें होती हैं? ग्रॉस डेटर में 2 चीजें होती हैं, ओके? वैसे मुझे ये बताओ, यहां पर डेबिट 10 है, क्रेडिट 45 है, तो ये ग्रॉस डेटर है कि ग्रॉस क्रेडिटर है? फटाफट से बताओ। तो यहां पर बन रहा है ग्रॉस क्रेडिटर। तो हम अपने पास जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या इन दोनों को लिखेंगे कि सिर्फ एक चीज लिखेंगे? 35। हम इन दोनों को सेट अप करके सिर्फ एक चीज लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ग्रॉस क्रेडिटर 35। क्या मैं इसको रब करके करेक्ट करके लिख दूं?
मैंने ये गलत करके लिखा था, पर हालांकि समझ में इससे आ रहा है तुमको, समझ में इससे आ रहा है तुमको, तो क्या मैं तुम्हें फिर से इसकी सही बैलेंस शीट का भी साथ में प्रदर्शन कर दूं? तो मुझे अपने पास दिखाना चाहिए डेटर, कितने दिखाने चाहिए? 150, और करंट लायबिलिटी में दिखाने चाहिए ग्रॉस क्रेडिटर, बताओ कितने? 35। क्या इसमें अपने आप अनबिल्ड अमाउंट भी आ गया, इसमें प्रोविजन अपने आप आ गई? फटाफट से बताओ। दोनों चीजें आ गई। द आंसर इज यस, इसमें दोनों चीजें अपने आप आ गई। ये डिस्क्लोजर कर दिया, ये गलत मैंने बनाया हुआ है, पर समझ में इससे आ रहा है, इसलिए मैंने आपको सही भी बनाकर दिखा दी। ये है एग्जाम के लिए। और ये क्या है? ये है समझ के लिए। ओहो, तो मैंने रब नहीं किया कि चलो आप लोग अपने पास ग्रॉस डेटर वर्क इन प्रोग्रेस क्यों होता है वंश, असल में यही ग्रॉस डेटर ग्रॉस क्रेडिटर को ना, इसी को, इसको पुराने जमाने में क्या बोलते थे? इसे पुराने जमाने में वर्क इन प्रोग्रेस बोलते थे। ओके, जमाना खराब, प्रोविजन अनबिल्ड से कम होता तो। अच्छा, अब मुझे बच्चे ने कहा, इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। बच्चे ने कहा सर प्रोविजन का अमाउंट कम होता तो क्या होता, या मैं कहूं प्रोविजन का अमाउंट 0 होता तो क्या होता? ठीक है हर्ष, दोनों ही सवाल एक ही हो गए ना, कि अगर प्रोविजन का अमाउंट 0 होता तो क्या होता, हो गया। प्रोविजन का अमाउंट 0 होता तो क्या, या कम होता तो क्या? मान लो ये प्रोविजन का अमाउंट मात्र 5 होता, तो बताओ फिर हम क्या करते? मान लो सिर्फ 5 होता, तो फिर हम क्या करते? फिर हम बोलते ये ग्रॉस डेटर्स हैं। कितने के? 10 और 5, सिर्फ 5 के। फिर ऐसी स्थिति में हम करंट एसेट्स के साथ लिख देते ग्रॉस डेटर कितने रुपए? 5। फिर यहां कुछ नहीं आता। एग्रीड? अच्छा, फिर प्रोविजन है ही नहीं ना, नालायक तरुण। जब दोनों को सेटअप कर दिया तो प्रोविजन कहां दिखाएं? कह रहे प्रोविजन कैसे दिखाएं? जब दोनों को सेटअप कर दिया तो एक ही चीज रहेगी ना, जो भी जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर ये प्रोविजन होती नहीं फिर क्या होता? तब ग्रॉस डेटर कितने हो जाते? 10। मेरे क्यों लगता है वो मैथमेटिकल तरीका है, बार बार इसको चेंज करके दिखाने का फायदा नहीं है। मैं 5 वाला भी एक ऑल्टरनेटिव करके दिखा दिया कि ऐसे करते हैं। तो ये सवाल मजेदार था कि नहीं था? हाँ सर, ये सवाल तो मजेदार था। खुशी, ये प्रेजेंटेशन का तरीका बेटा, हमारे स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप उन दोनों को अलग अलग ना दिखाओ, उनको सेटअप करके दिखाओ कि आपके पास एक्चुअल में नेट बैलेंस क्या है। आने वाला घाटा और आने वाला बिल दोनों एक जैसी चीजें हैं ना, इसलिए सेटअप कर दिए। ग्रॉस डेटर ग्रॉस क्रेडिटर कब कंसिडर करेंगे? राजेश्वरी, ग्रॉस डेटर ग्रॉस क्रेडिटर कब कंसिडर करेंगे? हमेशा आपको निकालने हैं। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में अनबिल्ड अमाउंट भी नहीं है, प्रोविजन भी नहीं है, तो फिर इन दैट केस आपका कोई भी ग्रॉस क्रेडिटर नहीं होंगे। ठीक है राजेश्वरी, मुझे आपकी बात समझ में आई नहीं थी, बट स्टिल जो मेरे को समझ में आई मैंने आंसर दे दिया। चलिए जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, बैटरी की चार्जिंग बढ़कर 32% हो गई है क्योंकि हमने चार्जिंग साथ में लगा दी है। चलिए, पुरानी बैलेंस शीट बनाओ। पुरानी बैलेंस शीट मैंने रबी नहीं की, मोहिन दोनों लिखी हुई है बैलेंस शीट। हर्ष, एडवांस और रिटेंशन दोनों जो हैं हमारे पास, जो एडवांस और रिटेंशन है वो डेटर है, और अगर एडवांस है तो क्रेडिटर है। हर्ष चार्टेड अकाउंटेंट है आप बेटा, रिटेंशन मतलब आपका डेटर का बैलेंस है तो बैलेंस शीट में आएगा, एडवांस ले रखा है तो लायबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3, X Limited commenced a construction contract on 1/4. The fixed contract price agreed was rupees 2 lakh. Company incurred 81,000 in this year for 45% work and received 79,000 as progress payment from the customer. Cost incurred was 89,000 to complete the rest of work. Show the extract of P&L and customer account for related years. बच्चा कह रहा है इसके नीचे की कोई थ्योरी है वो बता दो। ये वो कह रहा है, अगर आउटकम अनसर्टन होती है तो आपको तब क्या करना चाहिए? ये ना हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक है, वो वैसे स्टडी में छपा हुआ होगा तो उसने उठाकर साथ में डाल दिया।
ये बता रहा है अगर आउटकम अनसर्टन होती है तो आप रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इसकी बात कर रहा है। आपको क्वेश्चन के आंसर में उसका कुछ नहीं करना है। ओके अब मुझे फटाफट से ये बताओ, मेरे को फिर से 2-4 बच्चों से आंसर पक्का चाहिए, जिनमें एक बच्चे का नाम है हर्ष। ओके हर्ष, पक्का पक्का आंसर चाहिए। इस क्वेश्चन में उसने आपको क्या क्या डेटा दिया है? 2 साल का डेटा दिया है। सबसे पहले ये बताओ हर्ष, मैं अगर आईपैड ना देखूं तो चलेगा? हर्ष 1/4/2001 को कॉन्ट्रैक्ट उसने शुरू किया था। उसने कहा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख रुपए का। हर्ष ये बता दो ये 2 लाख क्या चीज है? ये 2 लाख फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस इज योर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके द कंपनी इनकर्ड 81,000। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। हर्ष आपके आंसर नहीं आ रहे। मैंने कंपनी इनकर्ड 81,000 रुपीज। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस्ट इनकर्ड। क्या ये पहले साल की है? द आंसर इज यस। फिर वो कहते हैं फॉर 45% वर्क डन। बताइए कितना काम हम कर चुके हैं? वर्क डन 45%, हम 45% काम कर चुके हैं। रिसीव्ड 79,000 प्रोग्रेस पेमेंट। ये 79,000 प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव की। व्हाट डज इट मीन? प्रोग्रेस पेमेंट 79,000 की रिसीव कर चुके हैं, मतलब इतना पैसा आपने डेटर से ले लिया होगा। ओके ये उसने बताया कि डेटर से इतना पैसा हमने ले लिया है। फिर उसके बाद वो कहता है फ्रॉम द कॉस्ट इनकर्ड इन द नेक्स्ट ईयर इज 89,000। कॉस्ट इनकर्ड इज 89,000। भार्गव 79,000 तो बेटा रिसीव्ड भी है, तो बिलिंग तो इसकी पक्का होगी होगी, बट मुद्दा यह है क्या कुछ अनबिल्ड है कि नहीं है वो देखना है। ये तो पक्का पैसा लिया तो बिलिंग होगी इसकी। ओके चलिए अब मुझे बताइए जरा। अब वो कह रहे हैं कि हमने 89,000 और खर्च कर दिए और आपको P&L बना करके दिखाना है। पहले मुझे ये बताओ, अगर आप यहां पर पहले साल की बात करते हो, क्या डिग्री निकाले या ये डिग्री दी हुई है? फटाफट से बताओ, क्या डिग्री निकाले कि डिग्री दी हुई है? हर्ष डिग्री दी हुई है। आप निकाल भी नहीं सकते, बताओ क्यों? कहां से निकालोगे? अब इसका फ्यूचर की कॉस्ट आपको यहां पे नहीं पता, ये 89,000 आपको यहां थोड़ा ना पता है, आप तो निकाल भी नहीं सकते हो। तो ये उसने दी हुई है। सारे बच्चे बोलो जय माता दी। 45% उसने वैल्यू दे दी है, मौज करिए, क्या दिक्कत है उसके अंदर? अब ये बताओ, क्या मैं आपसे अगर बोलूं ये 2 लाख का रेवेन्यू है मल्टीप्लाइड बाय डिग्री, तो कितने का रेवेन्यू होना चाहिए? पहले साल में कितने का रेवेन्यू होना चाहिए? 90,000 का होना चाहिए। मुझे बताओ माइनस कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 81,000। तो मुनाफा कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 9,000। जब यहां प्रॉफिट आ जाता है तो प्रोविजन बनाने की आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? प्रॉफिट है तो इसका मतलब हम इसी साल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फ्यूचर का भी प्रॉफिट आने वाला है। ये आ गया हमारे पास इतना। अच्छा ये बताओ अब प्रोग्रेस बिलिंग क्या होगी? उसने ये बता दिया है कि रिसीव्ड अमाउंट कितना है। रिसीव्ड 79,000 है, बट नॉट रिसीव्ड अनरिसीव्ड, जो पैसा हमने अभी रिसीव नहीं किया वो कितना है? ये तो उसने बताया ही नहीं। क्या मुझे कुछ अजम्पशन लगानी पड़ेगी? द आंसर इज यस। क्या मान ले? वैसे बताओ आपकी कितनी बिलिंग होनी चाहिए थी? 90,000 रुपए की। क्वेश्चन में यही नहीं पता कितने की बिलिंग हुई है। क्या हम ये मान लें कि टोटल 90,000 की ही बिलिंग हुई होगी? पिछली बार उसने ये बता दिया था क्वेश्चन में, चेक करें। क्या पिछले क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि हमने इतना अमाउंट रिसीव्ड है और इतना स्टिल टू बी रिसीव्ड है? तो मुझे पता चल गया था बिलिंग कितने की है। अब उसने ये गायब कर दिया,
तो मैं अब क्या करूं, क्योंकि उसने बताया नहीं, तो क्या मान लूं जो बिल होना चाहिए था वही बिल हो गया होगा? जो बिल होना चाहिए था वही बिल हो गया होगा। तो मुझे फटाफट से बताओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रिसीव्ड नहीं है वो कितना हो गया? 1000, ये हो गया 80, 11000, ये हो गया अनबिल्ड अमाउंट। वैसे मुझे ये बताओ, इस सवाल में प्रोविजन कितने की बनेगी? हर्ष, इस सवाल में प्रोविजन कितने बनेगी? इस साल में प्रोविजन बनेगी 0 अमाउंट की। ओके, तो हमारे पास ये है, प्रोविजन का अमाउंट है 0, और अनबिल्ड अमाउंट कितना है? अनबिल्ड अमाउंट कितना है? हमने तो सारी बिलिंग करवा दी, अनबिल्ड अमाउंट कितना है? कृतिका, ये 11000 तो अनरिसीव्ड है। अनबिल्ड 90 की बिलिंग होनी चाहिए थी, सारी बिलिंग करवा दी, तो अनबिल्ड कितना है? 0। अगर मैं पूछूं ग्रॉस डेटर बताओ इस सवाल के कितने हैं, तो व्हाट आर योर ग्रॉस डेटर और ग्रॉस क्रेडिटर, इन दोनों को सेट ऑफ करना होता है। 0 में से 0 गया इज इक्वल टू 0। ये नहीं, इस सवाल में ग्रॉस डेटर है ही नहीं, ग्रॉस क्रेडिटर है ही नहीं, ये मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, ये कॉस्ट इनकर्ड है 89,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आओ पढ़े। एक बच्चे ने कहा है, उनकी क्वेरी आपके सामने रख रहा हूं। कह रहा है ये जो कॉस्ट इनकर्ड लिखा है क्या ये क्यूमुलेटिव है? ये क्वेरी आई है मेरे पास, फटाफट से भी बताएं, क्या ये 89,000 जो लिखा है ये क्यूमुलेटिव है? आराम से पढ़िए, फिर से दिखाओ। ये लिख रहा है कॉस्ट इनकर्ड इन, कॉस्ट इनकर्ड इन 2002-3, क्या ये क्यूमुलेटिव है? द आंसर इज नो। इसलिए ऐसी क्वेरी भेजेंगे, जो लिखा हुआ है फिर भी भेजेंगे तो फिर डांट खाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये हमारे पास इतना है। वैसे एक बात बताओ, जब उसने ये कह दिया काम पूरा हो गया, तो डिग्री 100% हो ही गई। तुम डिग्री निकाल के करोगे क्या? डिग्री 100% हो गई। मुझे ये बताओ, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने का हो गया? 2 लाख का 100% माइनस 90,000 तुमने पिछले साल बुक कर लिया था, कितना अमाउंट हो गया? 1,10,000। मुझे ये बताओ कॉस्ट इनकर्ड कितनी है दूसरे साल की? 89,000। प्लीज टेल मी व्हाट इज योर प्रॉफिट्स? व्हाट इज योर प्रॉफिट्स? प्रॉफिट इज 21,000। अच्छा मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ने आपसे जो मांगा था मैं तो वो किया ही नहीं, मैं तो ऐसे ही डिस्कशन करता जा रहा हूं। क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे? क्या क्वेश्चन आपसे पी&एल अकाउंट मांग रहा है? अच्छा, मेरे पास पिछली बार किसी बच्चे ने कहा था पी&एल अगर टी शेप में बना दे, आप इसको टी शेप में बनाना चाहते हैं? वैसे टी शेप पुराना है, इंस्टीट्यूट वाले बदतमीज हैं, अभी भी टी शेप बना रहे हैं। वो टी शेप वाला कॉन्सेप्ट बंद हो गया हुआ है। फिर भी अगर आप बना देंगे तो गलत नहीं है वो भी। तो आप किस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं? टी शेप में, तो मैं टी शेप भी करा देता हूं। ओके, तो मैं इस वाले में टी शेप बना रहा हूं, हालांकि मेरे को टी शेप पसंद नहीं है। तुम्हें टी शेप पसंद है, मुझे टी शेप पसंद नहीं है। मैं आपको मॉडर्न बनाऊंगा, ठीक है? इसका मतलब ये कि टी शेप तुमको क्यों है? क्योंकि तुम्हारे को उसमें कुछ लर्न नहीं करना है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? टी शेप में तुम्हें कंफर्ट है क्योंकि तुम्हें कुछ लर्न नहीं करना। और तुम्हारे को मेरा जिम्मा क्या है? तुम्हें लर्न नहीं कराना चाहिए कि लर्न कराना चाहिए? किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट्स, कंपनी की बात कर रहा हूं, टी शेप में नहीं बनती है। और आपके कोर्स में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो किसके लिए बने हुए हैं? वो कंपनीज और जिन पर एएस अप्लाई होते हैं उनके तो टी शेप बेसिकली नहीं चलता है आजकल। बट उन्होंने कर दिया तो आप भी कर सकते हो। मैं इस बार कर देता हूं, पर ध्यान देना मेरे को टी शेप पसंद नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। ईयर 1 का पी&एल फटाफट से। अर्जुन, मैं भूल गया, पता नहीं इधर आती थी सेल के इधर आती थी, मेरे को कंफ्यूजन हो गई है। फटाफट से बताओ। मैं किधर लिखूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, इधर इधर आएगा भाई, इधर आएगा। द आंसर इज नो। अक्कड़ बक्कड़ से थोड़ी ना बात बनती है, पेपर कोई अक्कड़ बक्कड़ का है। रेवेन्यू, पहले साल का रेवेन्यू है 90,000। मुझे अर्जुन बताओ कॉस्ट इनकर्ड पहले साल में कितनी है?
81,000। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 9,000। प्रोविजन तो कोई बननी नहीं है, पहला साल खत्म। मुझे फटाफट से बताइए, क्या पहले साल में ही आपको डेटर अकाउंट भी मांगा हुआ है, डेटर या कस्टमर अकाउंट? क्या ये भी उसने मांगा हुआ है? द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से ये बताओ, हमने यहां पर लिखा नहीं है, क्या एज्यूम कर लिया कि हमने यहां पर ये बिलिंग पूरी की पूरी जो थी 90,000 रुपए की पूरी बिलिंग करवा दी होगी? हाँ, कुछ लिखा ही नहीं तो क्या करें? मुझे बताओ बैंक से कितने पैसे आ गए पहले साल में? 79,000। कितने पैसे अभी भी रह गए? 11,000। क्या क्वेश्चन ने आपसे ईयर 2 भी मांगा है? प्रॉफिट एंड लॉस ईयर 2। फटाफट से बताना रेवेन्यू कितना लिखूं जल्दी से। 1,10,000। मुझे बताओ कॉस्ट इनकर्ड कितना लिखूं? कॉस्ट इनकर्ड है 89,000। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना लिखूं? प्रॉफिट है 21,000। 1,10,000। डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ है क्या? क्या कस्टमर का कोई ओपनिंग बैलेंस है? 11,000। क्या नई बिलिंग 1,10,000 रुपए की कर दी हमने? अच्छा, क्या अब पूरे पैसे मिल गए थे? कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो क्या पूरे पैसे मिल गए होंगे? हाँ, पूरे पैसे मिल गए होंगे। कितने पैसे मिलने चाहिए आपको? 1,21,000। सवाल का जवाब खत्म। टेन 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 टेन। क्वेश्चन नंबर 26। खुल जा सिम सिम, आईपैड बार बार बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 26। आइए जी। 24, 25 और 26। आओ जी। वैसे 26 वैसा वैसे ही सवाल लग रहा है देखकर तो। हाँ तनीषा, इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है वो गलती से छपी हुई है बेटा, उसको ठीक कर दो। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 79,000 को बिलिंग कर दें। हाँ कर सकते हो बेटा, वो भी कर सकते हो, लेकिन आमतौर पे फिर ना उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था, वरना हम हमेशा मानते हैं सारी सेल हमने बिल कर दी होगी। क्वेश्चन 26। पीआरजेड सन्स हेवी इंजीनियरिंग है, डैम बनाती है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वर्क हमारा इतना है, सर्टिफाइड इतना है, वर्क अनसर्टिफाइड इतना है, कॉस्ट हमारी कंप्लीशन की इतनी है, स्टेज वाइज पेमेंट रिसीव्ड इतनी है, पाइपलाइन में पैसे इतने हैं। आपने बताना है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों को जोड़ के बता दो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। न्यू वाली बैलेंस शीट भी बनवा दो। तो तनीषा आप खुद बना लेंगे बेटा, न्यू बैलेंस शीट वैसी बनती है, तो इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है, मैंने भी ऑलरेडी बनवा के दिखाई थी ना, वैसे ही बना सकते हो। तो 26वें में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 26वां हमने ऑलरेडी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27वां इसके साथ ही कर लेते हैं। तो 27वें में कुछ क्वेरीज भी बताई थी बच्चों ने। In the case of fixed price contracts, the outcome of the construction can be estimated reliably only when certain conditions are satisfied. बताइए, what are those conditions? जल्दी से बताओ, हम कब अपनी आउटकम को एस्टिमेट कर सकते हैं? जब आपको चार चीजें पता हो। फटाफट से बताओ। वंस पेमेंट इन पाइपलाइन मतलब रिटेंशन। जब चार चीजें पता हो, क्या कॉस्ट इनकर्ड रिलायबल होनी चाहिए? हम्म। क्या फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट रिलायबल होनी चाहिए? हम्म। क्या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी रिलायबल होना चाहिए? हम्म। और क्या इट शुड बी प्रोबेबल दैट उसके बेनिफिट्स एंटिटी को फ्लो करेंगे? हम्म। चार में से एक भी कंडीशन पिट गई तो क्या होगा? चार में से एक भी कंडीशन पिट गई तो क्या होगा? तो फिर जैसी पिट गई वो क्या बन जाएगा? आउटकम इज अनसर्टन। और अगर आउटकम इज अनसर्टन तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो पढ़ लीजिए। क्या मैं ये कह सकता हूं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का क्वेश्चन आया है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है? क्या आपको इसमें डाउन हो गई?
हाँ जी। अब उसकी पेंसिल की भी बैटरी खत्म हो गई। आज तो टाइम खराब है क्या आज? हाँ जी, तो मुझे फटाफट से ये बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, तो इसका आंसर पढ़िए, इसमें क्या लिखता है वो। In case of fixed price contract, the outcome can be estimated reliably when the following conditions are satisfied. जब ये conditions उसकी satisfy हो जाती हैं। आज तो टाइम ही खराब चल रहा है यार। पेंसिल चलनी बंद हो गई, बैटरी तो है उसमें लेकिन पेंसिल ही चलनी बंद हो गई। चार्जिंग तो हो रखी है उसकी। छोड़ो जी छोड़ो। क्या आपको मुझे दिखा दो, क्या आपको अपनी किताब में दिखाई पड़ रहा है? आप उसमें से देख लो एक बार, तो उसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं यहां से। मेरी पेंसिल चलनी बंद हो गई पता नहीं क्यों। तो मैं पढ़ रहा हूं, अब मुझे ही दिखाना है, ठीक है? तो in the case of fixed price contract, the outcome can be estimated reliably when all of the following conditions are satisfied. जब रेवेन्यू रिलायबली मेजर कर सकते हो, प्रोबेबल दैट बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, थर्ड cost incurred to complete and stage can be properly calculated, and cost attributable to be can be clearly identified. तो अल्टीमेटली चारों चीजें आपको अपने पास ले आए हैं। तो क्वेश्चन 27 का दूसरा पार्ट, मिस्टर एक्स इज अ कॉन्ट्रैक्टर who has just entered into contract with the local municipal body for building a flyover. As per the contract terms, X will receive additional 2 crores if the construction of flyover were to be finished within a period of 2 years of commencement of contract. X want to recognize this revenue since in the past it has been able to meet the similar targets. मैंने ऑलरेडी इसके हैंड रिटन नोट्स का तो प्रिंट आउट निकाला हुआ था। क्या ये नहीं नहीं, ए पार्ट नहीं है कृषव, ये अलग दो पार्ट्स हैं। मुझे बताइए हम अपने पास इंसेंटिव को कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? यहां से दिखाओ, आईपैड काम नहीं कर रहा तो यहां से दिखाओ, फटाफट से मुझे बताओ हम इंसेंटिव को कब रिकॉर्ड कर सकते हैं? इंसेंटिव को तब रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर वो सफिशिएंट एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रोग्रेस में है। तो क्या एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रोग्रेस होगी तभी कस्टमर की अप्रूवल आएगी? ये बताओ, अगर कोई काम हमने अभी शुरू ही किया है तो अप्रूवल आ जाएगी क्या? प्लीज टेल मी, फटाफट से बताओ। तो अप्रूवल नहीं आएगी उसकी। इसका मतलब मेरे पास अप्रूवल कब आएगी? इनाम की अप्रूवल कब आएगी? When we have reached advanced stage, हम काफी आगे पहुंच गए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट काफी आगे पहुंच गया। तो यही हमने अपने पास यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि जब मेरी वो एडवांस स्टेज हो जाएगी और हम उसको रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं, तो अपने पास इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए अब इसका आंसर पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई पेंसिल चल जा, लेकिन नहीं चल रही आज तो। अब पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। मैंने आईपैड से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। आज शनि भारी है, देखा? शनि भारी है कि नहीं है? कभी आईपैड का वो चला जाता है, पावर चली जाती है, कभी पेंसिल काम करना बंद हो गई। क्या है, मैं जितना आपको मॉडर्न होने का प्रयास कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि भाई साहब देखो मैं मॉडर्न हूं, उतना ज्यादा ना वो चीज बाहर निकल आ रही है। ठीक है, आपको लगेगा अरे यार ये कैसे टीचर हैं, इनका कभी आईपैड चार्ज नहीं होता, कभी इनकी पेंसिल नहीं है। स्टिल हाँ, किताबें शिवम मेरे पास आज आ रही हैं। वैसे मैंने आपको 9 तारीख कही थी, पर किताबें हमारे गोदाम में आज आ रही हैं, मंडे को रवाना हो जाएंगी। ठीक है, तो मंडे को आप लोगों को किताबें रवाना हो जाएंगी, यानी नेक्स्ट वीक में आप बुक्स ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपके घरों पे किताबें आ जाएंगी। तो सबसे पहले वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी इंसेंटिव पेमेंट्स फॉर द एडिशनल अमाउंट, चल पड़ी पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर इफ स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर मेट और एक्सीडेड। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ फॉर द इंसेंटिव फॉर अर्ली कंप्लीशन, वो बता रहा है कब मिलता है हमको ये। ठीक है, तो वो कहता है अगर हमारी परफॉर्मेंस पूरी हो जाएगी तो हम अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन द गिवन प्रॉब्लम द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बिगन, हेंस द कॉन्ट्रैक्टर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। चलिए
कोई बात नहीं, तो थैंक गॉड मेरी पेंसिल चल पड़ी है, तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन 27 में और कुछ नहीं था, बट ये थ्योरेटिकल पार्ट था। मैं चाह रहा हूं कि इसके साथ ही एक क्वेश्चन 23 भी क्वेरीज में आया हुआ है, तो 23 भी देख लें एक बार। क्वेश्चन 23 कौन सा है? स्काई लिमिटेड belongs to heavy engineering contractor specializing in the construction of flyover. The company just entered into, ये तो वही सवाल आ गया फिर से, क्या हम अपने पास रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन वो फिर दोबारा पूछ रहा है कि भाई हम अपने पास काम करा नहीं है, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। कब रिकॉर्ड कर सकते हैं? जब हम एडवांस्ड स्टेज में होंगे और उसको मेजर भी कर सकते होंगे, और इस केस में तो हमने काम अभी शुरू ही किया है, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास वो कहता है एबीसी कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है और वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है फॉर एबीसी। इसके सेपरेट प्रपोजल हैं, सेपरेट प्रपोजल दिए गए तीनों यूनिट के। एग्रीमेंट सिंगल साइन हुआ है और वो बिटवीन द पार्टीज। द एग्रीमेंट ने उसकी कॉस्ट का डेटा अलग अलग दिया हुआ है। क्या ये मैं मान लूं कि इसकी नेगोशिएशन भी अलग अलग हुई होगी? लिखा हुआ नहीं है, फटाफट से बताओ। क्या मैं मान लूं कि प्रपोजल भी सेपरेट है? प्रपोजल सेपरेट है, नेगोशिएशन भी सेपरेट हुई होगी, रेवेन्यू और कॉस्ट का डाटा भी अलग अलग है, तो क्या मैं रेवेन्यू को अपने पास इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग लूंगा? तीनों कंडीशन पूरी हो गई, जैसे ही तीनों पूरी हो गई आप अलग अलग करेंगे। तो हमें अपने पास क्या करना चाहिए? सेपरेट प्रपोजल होने चाहिए, हर प्रपोजल की सेपरेट नेगोशिएशन होनी चाहिए, और कॉस्ट और रेवेन्यू भी अलग अलग होनी चाहिए। वो कहता है इस केस में प्रपोजल भी उसके अलग अलग हैं, रेवेन्यू भी अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। वंश कह रहा है एग्रीमेंट एक है, एग्रीमेंट से फर्क नहीं पड़ता ना वंश। हमारी तीन शर्तें हैं, तीन शर्तें पूरी हैं, उनके प्रपोजल अलग अलग गए, उसने तो जानबूझ के एक एग्रीमेंट कर दिया, प्रपोजल अलग अलग गए। नंबर दो, सेपरेट नेगोशिएशन हुई। नंबर तीन, कॉस्ट रेवेन्यू का डाटा अलग अलग है। ये तीन कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने चद्दर ओढ़ रखी है एक कॉन्ट्रैक्ट की, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए कर रखी है। तो आपको तीन शर्तें पूरी, थ्री कॉन्ट्रैक्ट सर दे। अच्छा, मयंक कह रहा है कि रेवेन्यू का डाटा अलग अलग नहीं दिया, तो ना हम अपने पास उसकी अजम्पशन ले लेंगे कि एज्यूमिंग की नेगोशिएशन भी सेपरेट है और उसका रेवेन्यू का डाटा भी है, इसलिए ये सेपरेट होंगे। ओके, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो सौम्यजीत, अगर ये कंडीशन पूरी ना होती तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बोलता इसको। हाँ सर, अभी समित क्वेश्चन 10 पे आएंगे तो क्वेरी लेंगे उसकी, ठीक है। बाई चांस अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अभी वो ये नहीं आ रहा, 21वां आ रहा है, 21वें के बाद 10वां है। 21वां भी वही क्वेश्चन निकला है ये तो। GTI company negotiates with Bharat for the construction of retail petrol diesel outlet station. Based on the proposals submitted to different offices, the final approval of one output in XYZ is awarded. Single agreement is entered. भाई एग्रीमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको वही तीन बातें चेक करनी है कि अगर नेगोशिएशन अलग अलग हुई है, प्रपोजल भी उनके अलग अलग हुए हैं और उसका डेटा भी अलग अलग है, तीन कंडीशन पूरी, तो आप क्या करेंगे? रेवेन्यू को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, बस वही है। कशिश कह रहे हैं इसका आंसर पढ़ो। एज पर AS7, when a contract covers number of assets, construction of each asset should be treated as separate construction when separate proposals have been submitted, each asset has been to the subject to separate negotiation, and contractor और customer can accept। भाई negotiation में दोनों पार्टियां कुछ भी फैसला ले सकती हैं, and cost and revenue can be identified. In the given case, each outlet is submitted as separate proposal to the different offices which can be separately negotiated. Cost and revenue can be separately identified. Hence, each asset is a separate contract even if there is one agreement. Therefore, three contracts must be recorded and maintained in the books of GTI. For this purpose, revenue and recognition हम accordingly record करेंगे। ठीक तो लिखा हुआ है। चलिए, सिंगल सिंगल हाँ जय बेटा, ऐसा है अगर आपको
इसमें आपको लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम आती है ना कि आपके पास इंटरनेट का इश्यू है जिस वजह से आपकी बार बार ब्लर हो जाती है, तो फिर आप गूगल ड्राइव पे चले जाएं, क्योंकि ये क्लास तो जूम पे है। जूम एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो उस पर लाइव क्लास चल रही है, तो जूम के ऊपर चल रही है। अब इसके अंदर अगर दिक्कत है तो हमारे यहाँ से इंटरनेट स्ट्रांग है, आपके यहाँ पर अगर रेगुलरली प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल ड्राइव में शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। 21वें के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। A contractor has entered into contract with the municipal body for the construction of a flyover. As per contract terms, the contractor will receive an additional 2 crores as incentive if the construction of flyover will be finished within a period of 2 years. The contractor wants to recognize, same question है, कहता है हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं इंसेंटिव का। तो मुझे फटाफट से बताओ क्या कंडीशंस हैं। एक तो अमाउंट मेजर हो सकना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, हम कहाँ होने चाहिए, एडवांस्ड स्टेज में होने चाहिए। क्योंकि हमने अभी काम शुरू भी नहीं किया है, तो बिल्कुल स्टार्ट में ही है, तो क्या हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अच्छा, एक बार इसका आंसर, द कॉन्ट्रैक्टर व्यू इज नॉट एंटायरली करेक्ट इन कंसिडरिंग द वेरिएशन, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, इंसेंटिव होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। There is an argument that he has been able to complete the similar contract within time. However, each contract is assessed in isolation. कहता हर एक को अलग अलग देखो with respect to challenges. Accordingly, contract, ये आंसर बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ। अभी एक आंसर पढ़ा था ना हमने, वो ज्यादा अच्छा लिखा हुआ था इन्होंने, जहां उन्होंने कंडीशंस लिखकर दिखाया था ना कि हमको 2 कंडीशंस को चेक करना चाहिए कि क्या हमारी एडवांस्ड स्टेज है कि नहीं है, और हम उसको ठीक से मेजर कर सकते हैं कि नहीं। द आंसर शुड बी रिटन लाइक दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर। जिसमें आप पहले पैरा में क्या बताएंगे, फटाफट से बताओ। जिसमें पहले पैरा में आप क्या बताएंगे, पहले पैरा में आप ज्ञान की बात बताएंगे, और दूसरे पैरा में क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, दिस इज द वे। तो दिस इज 100% करेक्ट। तो रीड दिस आंसर इंस्टेड ऑफ द अर्लियर वन। क्वेश्चन नंबर 16। इट्स अ सेम क्वेश्चन। एपी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और सेपरेट प्रपोजल दिए हैं उसके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के, एग्रीमेंट एक ही है, हर एक की उन्होंने वैल्यूज अलग अलग बता रखी हैं। तो क्या हम इसको भी सिंगल मानेंगे या एक सेपरेट मानेंगे? द आंसर इज, उसको भी हम सेपरेट मानेंगे। बस 3 बातें लिखो कि ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, हम मान लेंगे कि तीनों पूरी हो गई हैं। तीनों पूरी हो गई हैं तो क्या करेंगे, आप तीनों को अलग अलग रेवेन्यू लेंगे। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, आई डोंट सी एनी रीजन कि इसमें कोई दिक्कत है। मेरे पास एक आखिरी चर्चा और बचती है। मेरे पास एक आखिरी चर्चा और बचती है, और मैं चाह रहा हूं उसको पूरा करके तो हम अपना स्टैंडर्ड खत्म कर दें। मुझे बताओ, आप टेस्ट देना चाहोगे ट्यूसडे को? उस दिन रिजल्ट आ रहा है, या ट्यूसडे को रिजल्ट आ रहा है उस दिन टेस्ट देना चाहोगे भी, AS7 का टेस्ट? तो ट्यूसडे कितने बजे टेस्ट लगाएंगे? हैंड रिटन नोट, सेपरेट, नेगोशिएशन। अब वो लिखना है, लिख दो। उसकी कोई नेगोशिएशन का मतलब ही होता है, नेगोशिएट मतलब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आपका ट्यूसडे को टेस्ट ले रहे हैं। ट्यूसडे को दोपहर को टेस्ट होगा। आपकी मर्जी है, कभी भी टेस्ट दो, हम दोपहर को आपका टेस्ट डाल देंगे। आप दोपहर को उस टेस्ट को प्रयास करूंगा मैं मंडे को ही टेस्ट डाल दूं, मंडे शाम तक टेस्ट डल जाए, तो आप अपनी मर्जी से कभी भी टेस्ट को कर लीजिएगा। टेस्ट का तरीका सुन लीजिए क्या होगा। टेस्ट में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट लेना है प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने पास चाहें तो व्यू कर सकते हैं खाली। उस पर बेस्ड अपना सॉल्यूशन करना, उस पर बेस्ड अपना सॉल्यूशन करना। टेस्ट कहां पर आएगा? टेस्ट LMS पर आएगा। LMS रिसोर्सेज का जो सेक्शन है ना, वहां पर आएगा। तो LMS रिसोर्सेज करके आपके उसमें मिलेगा, उसके अंदर जाकर टेस्ट को डाउनलोड करना, सॉल्यूशन को करना, और करने के बाद आप मुझे भेज देना
test@eldine.edu.in। ये तो हो गया आपने मुझे जो टेस्ट भेजना है, लेकिन चेक जो करना है हमने, जो मार्क्स हैं ये हम आपको तुरंत दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जब आप टेस्ट में जाएंगे तो टेस्ट में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आपको भरना पड़ेगा। इट इज नॉट एमसीक्यू, आपको उसे भरना पड़ेगा। तो आप उसके आंसर्स को वहां भर देना, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेस्ट कर तो लिया है। तो जो टेस्ट किया हुआ है उस पर बेस्ड आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप भर देना। भर करके उसके आपको मार्क्स वहीं हाथ के हाथ मिल जाएंगे कि आपके टेस्ट के अंदर क्या क्या कमियां हैं, मार्क्स आपके वहीं मिल जाएंगे। और मैं आपकी इस ईमेल पर प्रेजेंटेशन आपकी कैसी थी, हैंडराइटिंग कैसी थी, इसके कमेंट्स पर हम आपको आपकी मेल पर रिवर्ट कर देंगे। क्या समझ में आ गई बात? टेस्ट को डाउनलोड करो, आराम से टेस्ट को सॉल्व करो। टेस्ट को सॉल्व कर लिया, अब उस टेस्ट के क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हुए हैं एलएमएस पर, उनके अंदर आपसे पूछा जाएगा बताओ जरा ये क्या है, तो आप उसको टाइप कर देंगे। टाइप कर दिया और उसके बाद आपका वहीं पे रिजल्ट आ गया। वहीं पे पता चल जाएगा आपके पास क्या है। इवन रिजल्ट ही नहीं आएगा, वहीं पर आपको आंसर भी मिल जाएगा कि इसके अंदर इसका ये करेक्ट आंसर है, ये आपका गलत आंसर था कि ठीक आंसर था, वो आपको पता चल गया। नाउ यू वांट टू गेट इट इवेल्युएटेड फ्रॉम मी ऑल्सो। आपको लगता है नहीं शर्मा जी आप भी एक बार कॉपी तो देख ही लो, तो आप मुझे मेल करेंगे। उस मेल पर हम आपके पास आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन में क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, वो लिख करके हम आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन वो रिप्लाई आपको विद इन वीक आएगी और बाकी की रिप्लाई आपको जल्दी तुरंत, वो तो आपके पास वही आ जाएगी। टेस्ट में लिखा होगा अर्पित कितनी देर का टेस्ट है, वो आपका हमारा जो घड़ी है वो घूमना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपने टेस्ट को व्यू किया वहीं घड़ी घूमना शुरू हो जाएगी कि आपने इतनी देर में मेरे आंसर देने हैं। अगर आपने टेस्ट डाउनलोड किया और आराम से क्रिकेट खेलने चले गए तो वापिस आओगे तो टेस्ट बंद हो जाएगा, फिर टेस्ट नहीं होगा आपका। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कि जब आपने टेस्ट देना तो लॉगिन करना, तो टेस्ट उसके बाद उसी वक्त होगा। फटाफट से विद इन टाइम क्वेश्चन करना, विद इन टाइम वहां आंसर डालना। पीछे रह गए तो निपट जाएगा काम। ओके? हाँ अर्पित, ठीक। तो आपको अपना टेस्ट का वही, और उसमें ना लीडर बोर्ड भी पता चलेगा, आपके मार्क्स और आपके दोस्तों के मार्क्स, कौन टॉप पर है वो दिखाई दे रहा होगा। क्या बढ़िया है? जो टॉपर होगा, पहले टॉप के 5 या 10 है मेरे ख्याल से, उनके नाम लिखे होंगे कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है, उन्होंने कितनी देर में कर लिया, उनके मुश्किल क्वेश्चंस में कितने नंबर आए, आसान क्वेश्चन में कितने आए, आपका कंपैरिजन कैसा था, पूरा का पूरा एनालिसिस आप देख सकते हो कि आप कैसा कर रहे हैं और जो टॉपर्स हैं वो कैसा कर रहे हैं। ओके? तनिष्क 40 मिनट का टेस्ट होगा। ओके? 40 मिनट्स का। कृतिका कह रहे हैं टॉप करने वाले को क्या मिलेगा? टॉप करने वाले को बेटा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है? चलिए। हाँ बेटा ऋषभ, डेली होगी। अब आइए मेरे साथ साथ, और मेरी आखिरी चर्चा, तो मैंने मंडे को टेस्ट आपको दे देना है, मंडे को आपको टेस्ट मिल जाएगा। ओके? मंडे रात तक मैं टेस्ट दिलवा दूंगा, आप ट्यूसडे को दे देना। अच्छा ये बताओ, आप मंडे को भी नहीं देते, ट्यूसडे को भी नहीं देते, आप महीने बाद देना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात है? गूगल ड्राइव कर रहा है एक बच्चा, वो महीने बाद टेस्ट देना चाहता है, महीने बाद दे दो, अब 2 महीने बाद दे दो। आपका वैलिडिटी कितनी है एलएमएस की? आपकी वैलिडिटी 450 दिन है। 450 दिन में कभी भी टेस्ट दे दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके? हाँ कृतिका, आपको टाइप तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता आपको जी टाइप नहीं होगा, है 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके लिए। सिंगल एग्रीमेंट गौरी क्या होता है कि 3 मकान बनाने का एग्रीमेंट एक ही साइन हो गया। मैंने कल पिछली क्लास में बनाया था ना 2 आदमियों के लिए मकान, तो मैंने एक ही एग्रीमेंट में लिख दिया मैं दोनों मकान बना दूंगा, दोनों पार्टियों ने साइन कर लिए, उसे बोलते हैं सिंगल एग्रीमेंट्स। हाँ काजल, काजल हमारे पास सभी टीचर टेस्ट लेंगे, इस तरह से कौन कौन से टीचर टेस्ट लेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है? वो सभी रिस्पेक्टिव टीचर्स डील करते हैं अपने पास। मैं लास्ट डिस्कशन कर रहा हूं और इसके साथ मेरी चर्चा समाप्त हो जाएगी, विच इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ, बहुत पहले आपको बोला था, नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ था,
क्या लिखा हुआ था? कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? 2 तरह के। फटाफट से बताओ। 2 तरह के कौन-कौन से? एक का नाम क्या था? एक का नाम क्या था? मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, बच्चों के सामने इंसल्ट हो गई, मैं नाम ही भूल गया उसका क्या था? उसका नाम वेरी गुड, बच्चे ने बता दिया, कह रहा है एक का नाम था फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ओहो! दूसरा नाम मुझे याद है इसलिए मैं आपको बताया नहीं था, तो अब बता देता हूं। दूसरे का नाम है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम सुना हुआ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी ने कहा हाँ नाम सुना हुआ है, आदित्य ने भी कहा नाम सुना हुआ है। सड़क बनवा रहे हैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट। वो क्या बनवा रहे हैं? सड़क बना रहे हैं। आपसे कह रहे हैं सड़क बना दो, कितने रुपए लोगे? आप प्राइस बता सकते हो? फटाफट से बताओ। आप प्राइस बता सकते हो कि मैं 10 करोड़ रुपए लूंगा? आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? अभी उसकी डिजाइन चेंज हो जाएगा। बीच में एक गांव आ गया, गांव वालों ने जमीन देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा सड़क थोड़ा बाहर से घुमा लेते हैं। भाई साहब, बाहर से घुमा लेते तो पैसे बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहीं नीचे पथरीली जमीन आ गई है, कहीं बीच में नाला आ गया, कहीं कुछ और आ गया। तो नितिन गडकरी जी ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है। वैसे वो कोई उन्होंने नहीं बनाया, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ऐसा होता है। नितिन गडकरी जी ने कहा देखो, अगर मैं तुमसे फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा तो पहले मुझे सारा नक्शा बना के तुम्हें देना पड़ेगा कि यहां नाला आएगा, यहां पे नाली आएगी, यहां पुल आएगा, यहां ये आएगा, यहां ये आएगा। बीच में गांव वाले आ जाते हैं जो कहते हैं हम जगह नहीं देंगे, उनसे झगड़ा वगड़ा होता है। तो नितिन गडकरी जी ने क्या किया? उन्होंने कहा मैं कॉस्ट प्लस पे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा तुमको। तुम सड़क बनाना, मैं जगह ले लेके तुम्हें देता जाऊंगा। आपने देखा कभी जब ये हाईवे बन रहा होता है, बीच बीच में कुछ जगहों पे सड़क नहीं बन रही होती, कुछ कुछ जगहों पे सड़क बन रही होती है। क्योंकि अगर आप पूरी सड़क को बनाकर चलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं नितिन जी, वो बोलते हैं कि ऐसा है, तुम जितना जितना मेरे पास तैयारी है उतना उतना तुम काम करो, बाकी और लैंड मेरे को जैसे मिलती जाएगी मैं तुम्हें वो देता जाऊंगा। अब आपको पैसे कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने ना आपके साथ एक तरीका बना लिया। कह रहा देखो मुझे सब पता है कि सीमेंट कितने का आता है और रोड़ी कितने की आती है और कितना का क्या लगता है। तुम ना बिल भेजते जाना कि मैंने सड़क पर इतना खर्चा कर दिया, ये मटेरियल लगाया। वो वैसे अपने इंजीनियर चेक करते हैं नेशनल हाईवे वाले कि इन्होंने लगाया भी है कि नहीं लगाया। वो कह रहे हैं आप अपना मटेरियल लगाते जाना, हम आपको उसका 10% मार्जिन दे करके आपके पैसे दे देंगे। आ हा 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 हा। तो मेरे को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो बताओ मैं क्या करूंगा? मुझे रेवेन्यू तो पता ही नहीं चलेगा। तो वो कहेंगे आओ भाई यहां पे जरा एक पुल बनाओ फटाफट से, क्योंकि यहां से सड़क निकलनी है। तो मैं वहां पर जाऊंगा, जगह देखूंगा, मैं पुल बनाना शुरू कर दूंगा। वहां सीमेंट का काम होगा, सरिया लगेगा और जो भी चीजें और लगेंगी, मुझे नहीं पता सड़क में और क्या क्या लगता है, जो भी चीजें लगेंगी मैं उसका हिसाब बनाता रहूंगा। क्या सबके बिल इकट्ठे करता रहूंगा? मैं सबके बिल इकट्ठे करता रहूंगा। भाई सरिये वाले का भी बिल आ गया है, सीमेंट वाले का भी, मैंने कहा लो भाई ये भी बिल आ गया है और ये वाला भी बिल आ गया है। मैंने सारे बिल इकट्ठे कर लिए। बताओ इन बिल्स को मैं किसके पास भेज दूंगा? हाँ सागर, इसमें रेशियो जो प्रॉफिट की होगी फिक्स्ड होगी। तो मैं कहां भेज दूंगा? मैं मिनिस्टर साहब के ऑफिस भेज दूंगा कि साहब ये मेरे बिल हैं, इनको चेक कर लो। क्या गडकरी जी उनको अपने डिपार्टमेंट को दे देंगे? हाँ। तो डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? वो इन बिलों को चेक करेंगे। अच्छा ये सीमेंट था, तो अब वो ना अपने पास उन्होंने भी अपने सर्वेयर लगा रखे होते हैं, वो चेक करते हैं क्या ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने तो यहां महंगा लगा दिया भाई, इतना सरिया तो लगा ही नहीं जितना सरिया तुमने बोल दिया। क्या वो हमारे बिल में एक बिल उठाकर कह देंगे ये तो बिल ही गलत है तुम्हारा, इसके पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, बाकी के पैसे मिलेंगे? फटाफट से मुझे बताइए, अगर बाकी के पैसे मिलेंगे तो बाकी के पैसे कितने मिलेंगे? प्लस
सर्टेन परसेंटेज जो उन्होंने पहले मेरे से एग्री कर रखी होगी। अब मुझे ये बताओ मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालूंगा? प्लीज टेल मी, मैं अपना प्रॉफिट लॉस कैसे निकालूंगा? इसका प्रिंट ले लिया था है? बस खत्म। मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाऊंगा? मेरी कुछ कॉस्ट इनकर हो गई, मान लो 1 लाख, और ये अप्रूव कर दी उन्होंने। तो बताओ अगर अप्रूव कर दी तो मेरे को क्या इस पर कितना रेवेन्यू मिलेगा? फटाफट से बताओ। जो उन्होंने अप्रूव कर दी मुझे इस पर कितना रेवेन्यू मिलेगा? मुझे मिल जाएगा 1,10,000। अच्छा, जो उन्होंने अप्रूव नहीं की है पर मैंने तो खर्च कर दी थी, उन्होंने कह दिया ये बिल तुम्हारा नकली है। मैंने कहा यार नकली नहीं है, सही में लगाया था सरिया। अब वो कह रहे नहीं भाई साहब नहीं है, ये तो नकली है, ये है वो है। अब क्या करोगे? तुम तो जेन्युइनली बोल रहे हो, तुम कोई झूठ थोड़ा ना बोल रहे हो। वो तो मानेंगे नहीं। बताइए अब क्या करें? सरिया अगर मान लीजिए मैंने लगाया है, वो मान नहीं रहे हैं, मेरा खर्चा तो हो गया। मेरा खर्चा तो हो गया। तो मेरा खर्चा हो गया, मैंने कहा मान लो 20,000 का मेरा खर्चा हो गया जो उन्होंने अप्रूव किया ही नहीं है। अच्छा, अब वंश कह रहा है क्या हम उनके साथ सेटिंग कर लेंगे? कोई ऐसे थोड़ा ना सेटिंग कर लेंगे, नालायक, सेटिंग कर लेंगे। ये मंदिर है, मंदिर में ऐसी सेटिंग की बातें मत करिए। तो मुझे फटाफट से बताइए मेरा रेवेन्यू कितना हो गया? 1,10,000। कॉस्ट कितनी हो गई? 1,20,000। तो पहले साल में हमको क्या हो गया? लॉस 10,000। इसमें ना कोई प्रोविजन बनाने का चक्कर ही नहीं होता। बताओ क्यों? इसमें प्रोविजन बनाने का चक्कर क्यों नहीं होता? झमेला ही नहीं है, क्योंकि दूर तक जाना ही नहीं है। बस आपने बिल बाय बिल चलना है। जितने बिल पास हो गए उतने ठीक, जितने फेल हो गए उसको छोड़ दो। लॉस का चक्कर ही खत्म। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या मैं आपको रीड करवाऊं जरा नोट्स इसके? आइए जी मेरे साथ साथ। तो जहां पर भी विजुअलाइजर्स विजुअलाइजर्स जहां पर भी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें प्राइस फिक्स नहीं होता, बट क्या फिक्स होती है? परसेंटेज फिक्स होती है। उसमें परसेंटेज फिक्स होती है। इनमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट कर निकालने के लिए पहले रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू कितना होगा? जितने बिल उन्होंने पास कर दिए प्लस मार्जिन। जितने बिल उन्होंने पास कर दिए प्लस मार्जिन। तो हमको इतना पैसा मिलेगा। हाँ सौम्यजीत, मैं इसको थोड़ा वो करता हूं, मैंने भी ये लो, अब ठीक हो गया। तो मैंने कहा जी हमारे पास जितने बिल अप्रूव हो जाएंगे प्लस उस पर हमको कुछ मार्जिन मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ इसका प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? तो रेवेन्यू जितना उन्होंने अप्रूव कर दिया प्लस परसेंटेज। कॉस्ट जो तुमने अप्रूव हो गई चाहे नहीं हुई, तो क्या हमारे पास अच्छा, कोई और भी कॉस्ट जो हमको लगता है अभी भी खर्च होगी लेकिन वो अप्रूव नहीं होनी है? तो मेरे पास कुछ ऐसे भी हैं जो अप्रूव हो गए और ऐसे भी हैं जो अप्रूव अभी होने लगता नहीं अप्रूव होंगे। तो क्या मेरी तो टोटल कॉस्ट ये हो गई जिसमें से कुछ अप्रूव हो गई है और कुछ नॉट येट अप्रूव्ड है। तो डिफरेंस क्या निकला आएगा? डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस। चलिए, क्या मैं एक सवाल इसका भी कराना चाहता हूं? क्या आप मेरे साथ साथ करेंगे? बस एक ही सवाल कराना चाहता हूं। दिखा दीजिए, आईपैड पर आ गया मैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। दिस इज योर एकमात्र क्वेश्चन। मजे की बात है ये कोई मुख्य क्वेश्चन नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का एक एग्जाम्पल है, बस छोटा सा। एक्स लिमिटेड commenced a construction contract on this date। एक्स लिमिटेड ने ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। लॉस का क्या करना है बेटा? लॉस तो बैलेंस शीट में चला जाएगा ना, रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट हो जाएगा। कि नहीं हुआ प्रॉफिट तो लॉस हो गया। तो एक्स commenced a construction, the contract price agreed was reimbursable costs।
प्लस 10%, तो मतलब जितनी कॉस्ट वो अप्रूव कर देंगे प्लस 10%। द कंपनी इनकर्ड 1 लाख इन द ईयर, आउट ऑफ विच 90,000 इज रीइंबर्सेबल। फटाफट से बताओ, हमने कितने रुपए खर्च कर दिए? 1 लाख खर्च कर दिए, जिसमें से 90,000 क्या है? रीइंबर्सेबल, मतलब अप्रूव हो गए। अगर 90,000 अप्रूव हो गए तो हमें इसके ऊपर कितना मार्जिन मिलेगा? 10%। तो रेवेन्यू कितना हो गया? 99,000। रेवेन्यू कितना हो गया? 99,000। दी फर्दर नॉन रीइंबर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, अभी भी मेरा कुछ कॉस्ट लगनी बाकी है जिसके पैसे मिलेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,05,000 आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। पर रेवेन्यू कितना मिलना है आपको? सिर्फ 99,000। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होगा? तो 99,000 का प्रॉफिट रेवेन्यू हो गया, खर्चा 105 का हो गया, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया? लॉस। बस, खत्म। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, बट मैंने ये इसलिए करवाया कि आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। हालांकि आई डोंट सी एनी रीजन कि इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो था भी नहीं, ये एग्जाम्पल था। बस मैंने सिंपली बताया कि अगर कभी कॉस्ट प्लस आ जाए तो उनमें आपको इस तरह से काम करना पड़ता है। उज्जवल, इसने जो वर्ड प्रोविजन लिखा है ना, वो वर्ड प्रोविजन नहीं है, वो कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड है, जो मुझे और खर्च करनी। नितिन गडकरी जी ने कमरे में बुला के बहुत झाड़ा और कहा ऐसा करो साथ में रेलिंग लगाओ, सड़क के साथ साथ तुमने रेलिंग लगाई नहीं है और उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे तुमको। तो भाई अब काम करना है तो रेलिंग भी लगाएंगे। तो रेलिंग का खर्चा डाला हमने कि मेरे पास वो कॉस्ट जो मुझे लगानी पड़ेगी पर जिसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास लॉस आ जाएगा। अ, हर्ष, रिलायबल वाले 4 पॉइंट कौन से थे? उसमें ये था, अगर कॉस्ट नहीं पता आपको, या स्टेज नहीं पता है, या आपके पास फ्यूचर कॉस्ट नहीं पता है, या आपको लगता है रेवेन्यू नहीं पता, या आपको लगता है कि हमारे पास ये नहीं पता कि हमारे पास ये बेनिफिट फ्लो करेगा भी नहीं करेगा, तो ऐसे में आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। आप ऐसे में कॉस्ट इनकर्ड को रेवेन्यू के बराबर करते हैं। बस, अब मैं आपको एमसीक्यू कराना चाहता हूं। क्या आप करना चाहेंगे एमसीक्यू? ये किताब भी आपके घर पे आ रही है, एमसीक्यू की भी। तो ये लीजिए, ये एमसीक्यू है, इसके आंसर आपने देने हैं। ये एमसीक्यू हमारे पास रेवेन्यू बेस्ड है, यानी कि इसमें कुछ और स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चंस हैं। तो आपको अपने पास जो मैं कहूंगा उसी का काम करना है। Which of the following does not form part of the contract costs as per AS7? क्वेश्चन क्या है? कौन कॉस्ट का पार्ट नहीं है? नंबर 1, वारंटी कॉस्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट से बताओ। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं है। तो ये बताओ, कंस्ट्रक्शन पे कोई वारंटी की कॉस्ट लगी, तो क्या साइट पे कोई भी खर्चा हो कॉस्ट है कि नहीं है? साइट पे कोई भी खर्चा हो तो खर्चा है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, साइट पे इंश्योरेंस करवाया, क्या इंश्योरेंस का खर्चा भी साइट का कॉस्ट है? वो भी है। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्टी ने अपनी साइट के लिए करवाई है, कॉन्ट्रैक्टी ने करवाई मतलब उसने अपने मकान पे कोई रिसर्च करवाई, क्या ये भी साइट का खर्चा है? ये भी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो बताइए, उसने पूछा था विच इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन है विच इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको पता है, आपको इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन तो करना ही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, और देखते हैं, ये भी कोई और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। व्हेन फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स
require more than one accounting period of completion and the contract cost can be estimated, revenue should be recorded at the completion of contract, when cash is received, when title is transferred to buyer, as a percentage of completion. I am not sure. बताइए जी, कौन से केस में आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे? एज अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. तो दिस इज योर आंसर. ये आपके पास नहीं है. आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं? फिक्स प्राइस में आप क्या करते हैं? परसेंटेज की डिग्री लगा के करते हैं. तो यही बताना था आपने. द बिलो इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन 6 and 8. नहीं पायल, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं आपके लिए, डोंट वरी. तो 6 से 8 नंबर क्वेश्चन करने हैं. तो क्या ये कॉमन क्वेश्चन हो गया? फटाफट से बताओ, क्या ये कॉमन क्वेश्चन हो गया? तो ये कॉमन क्वेश्चन है और इन पर बेस्ड आपने 6 से 8 तक के आंसर देने हैं. ओके, क्या कह रहा है जी क्वेश्चन? XY agrees to construct a building on behalf of client GH on 1st April. The expected completion time is 3 years. XY incurred a cost of 30 lakhs up to 31st March. It is expected that additional cost will be 90 lakh. तो मुझे फटाफट से बताना आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 3 साल का है. पहले साल में कितनी कॉस्ट इनकर्ड है? इतनी कॉस्ट इनकर्ड है. और अभी भी कितनी स्टिल लगेगी? स्टिल अभी 90 लाख लगेगी. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रेवेन्यू कितना है? 112. ऑन 31st March X हैज बिल्ड मतलब बिल भेज दिया है 42 लाख. तो प्रोग्रेस बिलिंग कितनी है? फटाफट से बताओ, प्रोग्रेस बिलिंग कितने की है? 42 लाख. Assume the work is completed to the extent of 75% by the end of year 2. अच्छा, पहले साल की बात नहीं कर रहा, दूसरे साल की डिग्री कितनी बता रहा है? दूसरे साल की डिग्री कितनी बता रहा है? 75%. क्वेश्चन क्लियर है? फटाफट से बताओ. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन यस क्लियर है. आंसर दो. रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर 2002. 2002 कौन सा साल है भाई? 2002 पहला साल है. 2002 पहला साल है. पहले साल में रेवेन्यू बताओ. डिग्री बताओगे फटाफट से? पहले साल में डिग्री कितनी हो गई? तो आपकी कॉस्ट कितनी खर्च हो गई? 30/120. तो डिग्री बताओ कितनी हो गई? डिग्री हो गई 25%. रेवेन्यू कितना है? 112. तो 112 का 25% कर लो, कितना हो गया? 28. तो बताइए विच आंसर इज करेक्ट? विच आंसर इज करेक्ट? फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. टोटल एक्सपेंसेस फॉर ईयर 1. ईयर 1 के टोटल एक्सपेंसेस बताओ कितने हैं? फटाफट से बताओ. टोटल एक्सपेंसेस फॉर ईयर 1. बेटा सिर्फ ईयर 1 बोल रहा है, क्यूमुलेटिव नहीं बोल रहा. सरिता, सिर्फ ईयर 1 के टोटल एक्सपेंस बताइए. 120 बताने वाले नालायक. वो आपसे क्यूमुलेटिव खर्चा पूछ रहा है कि ईयर 1 के खर्चे पूछ रहा है? ईयर 1 का खर्चा बताइए. ईयर 1 का खर्चा कितना है? 30 लाख. रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर 2. अब ईयर 2 की बात करनी है. अब ये बताओ ईयर 2 में डिग्री कितनी बताई हुई थी? ईयर 2 में डिग्री कितनी थी? 75%. किसका 75% करोगे? 112 का. इसमें से कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले ही कर चुके हो? कितना रेवेन्यू पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हो? 28. तो कितने का रेवेन्यू अभी भी रिकॉर्ड करना है? 56. विच आंसर इज करेक्ट? 56. मुझे दिखाओ जरा. क्या एमसीक्यू तुम्हारी लॉटरी लगवा सकते हैं? 30 नंबर सीधे सीधे एमसीक्यू के. 30 नंबर सीधे सीधे. ओके, आइए और आगे चलें. कह रहा है बिलो इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 9 and 10. कोई दिक्कत नहीं है? तो पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, पहले मैं ये पढ़ रहा हूं. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू
370, वर्क सर्टिफाइड 320 लाख, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 360, प्रोग्रेस पेमेंट 330, फ्यूचर कॉस्ट 50 लाख। ये बताओ, ये वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट मानेंगे या कॉस्ट दी हुई है ऑलरेडी? फटाफट से बताओ, क्या ये कॉस्ट मानेंगे या कॉस्ट दी हुई है? कॉस्ट दी हुई है। कितने की कॉस्ट दी हुई है? 360, और फ्यूचर की भी कॉस्ट दी हुई है। क्वेश्चन क्या है? रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, मुझे फटाफट से बताओ, रेवेन्यू के लिए क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। डिग्री बताओ जी, पहले साल में डिग्री, इसमें एक ही साल है, डिग्री बताओ कितनी है? कॉस्ट कितनी इनकर्ड है? 360। कितनी और भी कॉस्ट खर्चनी है? 50। कितनी अमाउंट हो गया ये? 87.8। रेवेन्यू कितने का है? 370 लाख का 87.8। फटाफट से बताओ कितना हो गया? ये आ गया 324, लेकिन एक बच्चा कह रहा है 320। अच्छा, अब इनका तो आंसर ही इसमें कोई नहीं है, तो अब क्या करें? तो इसका मतलब इसमें कोई इश्यू है, इश्यू इन आंसर। सर ये आपने क्वेश्चन कहां से कॉपी किए हैं? ये मैंने ICAI की वेबसाइट से कॉपी किए हैं। ओके, इसका मतलब मेरा जिम्मा इन पर नहीं है। इसका आंसर क्या है? 325। राउंड ऑफ करके बोले तो इसका आंसर है 325। ऊपर क्वेश्चन में उसके मॉड्यूल में आंसर 36 लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंस इन ईयर 1। हाँ गौरव बेटा, गलत हो सकते हैं, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं इसे मार्क कर लूं अपने पास कि इसके लिए एक तो चिट्ठी लिखनी है। ICAI आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। चलिए। अच्छा, टोटल एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय AV लिमिटेड, फटाफट से बताओ। टोटल एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द AV लिमिटेड, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? तो पहले साल का एक्सपेंस कितना है? 360, तो यही वाला एक्सपेंस हो जाएगा। LP कॉन्ट्रैक्टर undertakes to fix contract for 200 lakhs. Transaction includes material, unused material। मुझे फटाफट से बताओ, इसका मतलब मटेरियल का खर्चा कितना हो गया? फटाफट से बताओ, मटेरियल का खर्चा कितना हो गया? 50 लाख। लेबर 60 लाख। मशीन 3 साल की यूज की थी, मशीन की लाइफ 100 है और उसकी यूजफुल लाइफ 15 साल है। मुझे फटाफट से बताइए, मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 100 डिवाइडेड बाय 15 साल। 3 साल आपने मशीन की है यूज। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस क्यों नहीं ले रहे? क्यूमुलेटिव तो लोगे ना जब आपके 2 साल हो नालायक, एक ही साल है तो कहां से क्यूमुलेटिव ले लोगे? 6.66। फ्यूचर की कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 80 लाख। हमारी फ्यूचर की कॉस्ट कितने की खर्च होगी अभी? 80 लाख। डिग्री बता। अच्छा, अब उसने कहा लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिकॉग्नाइज, तो मुझे फटाफट से बताओ लॉस कितना होगा? भाई लॉस निकालना है आपने, मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू कितने का हो गया? टोटल रेवेन्यू है 200 लैक्स। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? अच्छा, बच्चे ने कहा आपने इसके अंदर इंटू 3 नहीं किया, तो इंटू 3 कर लो। तो हमारे पास ये इंटू 3 नहीं किया हुआ था क्या? ये इंटू 3 नहीं किया हुआ था आपने, 3 मल्टीप्लाई तो लिखा था मैंने। तो ये है 20। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है? 50 की एक कॉस्ट हो गई, 60 की एक कॉस्ट हो गई, डेप्रीसिएशन की कॉस्ट कितनी हो गई? डेप्रीसिएशन की 20 कॉस्ट हो गई, और हमारी फ्यूचर की कॉस्ट कितनी है? 80। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? फटाफट से बताओ। ये हो गया 8 2 10, और ये हो गया 20 210। तो बताइए हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो लॉस ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट, ये ईयर 1 का बोल रहा है कि टोटल बोल रहा है? लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना है? तो लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है 10। लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है 10।
अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग है, मैंने वो अभी तक वो AS 9 का पॉइंट है वो नहीं डिस्कस किया। कंसाइनमेंट भी हमारा अलग मुद्दा है, ये भी डिस्कस नहीं किया। ये हमारी एनुअल मेंबरशिप फीस, ये भी डिस्कस नहीं की। सब्सक्रिप्शन भी बस खत्म। तो हमारे AS 7 के जितने भी MCQ थे हमने वो भी आपके साथ कवर कर लिए। तो इनमें से कुछ एक के आंसर गलत है, जो गलत आंसर है मैं उसके लिए इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखूंगा और आपको मैं अपडेट करूंगा, और अगर इंस्टीट्यूट ने मेरी बात नहीं मानी तो हम YouTube पर वीडियो बनाएंगे और इंस्टीट्यूट से कहेंगे साहब इनके तुम्हारे MCQ ही गलत है, क्या करोगे उनका। हाँ, ब्रिज किशोर कह रहा है सर आपका ये लाइव प्लस 100% बैकअप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर किसी दिन लाइव क्लास ना करो तो वो क्लास आप बाद में लेटर ऑन देख सकते हो। ओके, अब वैसे ब्रिज किशोर लाइव क्लास कर लो, उसके बाद भी दोबारा से एक बार क्लास करना चाहो तो तुम 2 बार क्लास कर सकते हो, पता है आपको। इसका मतलब हमारे पास आप लाइव में 100% पढ़ो और बाद में दोबारा भी क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम लाइव मत देखो और 2 बार ही क्लास देख लो, ये भी चल सकता है। बट ये सुविधा किस में है? ये हमारी लाइव क्लासेस में है। गूगल ड्राइव में अलग सिस्टम है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ जय जय, मैं चेक करता हूं। चलिए आज केवल इतना ही। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यूट्यूब पे क्लासें कब तक चलेंगी? यूट्यूब पे क्लासें 15 अगस्त तक चलेंगी। ओके, 15th ऑफ अगस्त तक हमारी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी, उसके बाद हमारी क्लासें यूट्यूब पे बंद हो जाएंगी। तो आप अपने पास तब तक हमें देख सकते हैं हम कैसा पढ़ाते हैं। और हाँ, कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं दानिश। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं और हम अगली क्लास आपके साथ करेंगे ट्यूसडे को। इन द मीन टाइम टेस्ट की तैयारी करना, और आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहे, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए। आपके एफर्ट्स हैं, आपके माता पिता की साथ में दुआएं हैं, हमारी दुआएं हैं, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। विश यू लक, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू ऑन ट्यूसडे। बाय बाय।